हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। सबसे पहले तो थैंक यू राहुल भैया का जो चैनल पे आए। बेसिक इंट्रो राहुल भैया के बारे में मैं दे देता हूँ, उसके बाद राहुल भैया से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू भैया फॉर कमिंग टू आवर चैनल। सो ही इज राहुल भैया। Currently he is like an ISS officer. He qualified for ISS in 2022 with an AIR 17. Okay, apart from that, like he was like my senior at the college, and like we had a good bond in the college. काफी अच्छा होगा, मतलब कि एक जूनियर एक सीनियर से बात करेगा उनकी पूरी जर्नी के बारे में, हाउ डिड ही प्रिपेयर, कैसे कैसे प्रिपेयर किया। एंड एल्दो मैं तो जानता ही हूँ कि कैसे भैया ने प्रिपेयर किया एंड भैया ने क्या क्या चीजें गेन की हैं। तो आज भैया से बात करके देखते हैं कि भैया ने कैसे कैसे प्रोसीड किया। अगेन भैया वेलकम। तो भैया बताइए, आपने मतलब ISS का कब सोचा और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से रही? First of all, thank you, Rahul, for inviting me for such a wonderful platform, Statistica Hub. थैंक यू। जैसा कि ये प्लेटफॉर्म पिछले कंटिन्यू 2 और 3 ईयर से कंटिन्यू इस पे स्टैटिस्टिक्स की वीडियोज आ रही हैं। मेरा स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट होता है रामजस कॉलेज से, जहाँ पे पहले मेरा भी 12th के बाद में इंटरेस्ट बहुत था केमिस्ट्री का। तो मैंने केमिस्ट्री में ट्राई करा, बट केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया मेरा। तो मुझे लगा कि यार चलो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तब तक मुझे स्टैटिस्टिक्स का पता नहीं था। फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसमें मैथ्स थी। मैथ्स शुरू से इंटरेस्टिंग था, तो अ, पढ़ना थोड़ा इजी रहा। और स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब 2 या 3 सेमेस्टर के बाद इंटरेस्टिंग आने लगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ने लगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने लगे, तब तक बहुत इजी चल रहा था कि यार ये तो बहुत इजी है। लेकिन बाद में जब कहानी स्टार्ट हुई, मल्टीवेरिएट डिजाइन, कभी आ रहा है SQC, कभी OR का पेपर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यार ये स्टेटिस्टिक्स से कहीं ना कहीं ज्यादा टफ ना हो जाए कि कुछ हो ही नहीं पाए। तो जब 3 सेमेस्टर स्टार्टिंग वाले इजी रहते हैं स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स ऑनर्स में, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा स्टेटिस्टिक्स में। तो अपन आगे MSc का प्लान करते हैं। पहले तो मेरा जब BSc में एडमिशन लिया कि कैसे भी DU से ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद में या तो CGL देखेंगे या फिर जो सभी DU वाला सपना देखते हैं UPSC का, वो करेंगे। जो CSE वाला सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाला होता है, जिसमें IAS IPS वाला होता है, या फिर इसके बाद में बैंकिंग वाला ऑप्शन आता है। लेकिन जब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा यार इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले लास्ट 5-6 साल में जो डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट में की वजह से जो बूम आया है इस वाले सेक्टर में, जो आप देख ही रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स में हर बंदे को आजकल जॉब मिल रही है, कहीं ना कहीं काम मिल जा रहा है, शायद जिसने MSc करी है। हाँ, स्टेट्स आता है तो तो भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ऐसा है कि अपना खाने का कमा ही लेगा, ऐसा है, घर बैठे बिल्कुल। बैठे कमा लेगा आजकल। हाँ, आजकल इवन हर कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टेटिस्टिक्स वाले की यार हमारा डेटा एनालिसिस कर दो, हमारा ये कंक्लूजन निकाल दो, ये कर दो। हाँ। तो अब जब BSc थर्ड ईयर में आए, तो अब मैं, तू जानता है राहुल कि मैं ज्यादा क्लासेस व्लासेस लेता नहीं था। हमको इवन कॉलेज वाला जो होता है वो सबसे अच्छी चीज कॉलेज की यही होती है कि आपको ये पता करना होता है कि आपको लाइफ में करना क्या है। मैंने भी कहीं से सुना है कि एक्सप्लोरेशन इज बेटर। एक्सप्लोर करो कि हाँ हाँ, करना क्या है। वो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हाँ कॉलेज में आओ, देखो कि किधर क्या हो रहा है, हर हम्म, साइड देखो और फिर अपना डायरेक्शन चूज करो और चलो आगे। हाँ, एक मोटिवेशनल चीज है कि लाइफ में दो डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आप जब आपका जन्म होता है, दूसरा इम्पोर्टेंट डे होता है कि आपको करना क्या है लाइफ में। और वो इम्पोर्टेंट सर्च करने के लिए कॉलेज वाला लाइफ सबसे बेस्ट होता है। हाँ। तो इसमें कई किसी को BSc करनी होती है स्टैटिस्टिक्स में, किसी को दूसरे, कोई यहाँ पे अपन ने देखा है कोई डिबेट सोसाइटी में जाता है, कोई डांस में जाता है, कोई किस में जाता है, कोई वो क्या NSS वगैरह NCC वगैरह में जाता है। तो यहाँ से ना अपना इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो उसके बाद में मेरा भी थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट हो गया। बाकी चीजें हमें आती नहीं है राहुल, गिटार बजाना, गाना गाना। वो तो तो एक ही स्टैटिस्टिक्स ही बचा है। ले देखिए, ऊपर से नीचे तक बस पढ़ ही सकते हैं, हाँ, एक ही चीज है।
हाँ, ना ही स्पोर्ट्स में इतने अच्छे हैं कि चलो गोल्ड मेडल ही ले आएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट था डीयू का। वो पता हाँ, लगा वो मुझे, मैं मुझे भी छुपम पता, वो छुपाई खेल मुझे रहा भी फिर। पता है कि हाँ, सेक्रेटरी कैसे बनते हैं उसमें। हाँ, तो इसके बाद में जब मैं थर्ड ईयर में आया, तो वही मैंने देखा सब लोग जैम की तैयारी कर रहे थे। और जो मेरे से सुपर सीनियर वाला बैच था, तो उसमें हमारे सुपर सीनियर वाले बैच में रामजस के अकेले कॉलेज के 5 लोग आईआईटी चले गए थे। 3 लोग आईआईटी कानपुर चले गए थे, 2 लोग आईआईटी बॉम्बे चले गए थे। ऐसा एक ओआर में भी चला गया था, ऐसा करके। ओआर में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है। हम्म। तो मुझे भी लगा यार यहाँ से तो अच्छे लोग आईआईटी जा रहे हैं, तो अब हम भी जा सकते हैं। तो फिर मैंने भी वही फॉलो करा कि चलो यार जेएम की कोचिंग लेते हैं। अब हमारे पास, हमने कभी नोट्स वोट्स इतने बनाए नहीं है। एक एक नोटबुक में हमारा ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज खत्म होने वाला। तो मैंने बोला चलो यार कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो कोचिंग का फीस देख रहे कि कोचिंग का फीस 35,000 था। तो मैंने बोला यार 35,000 ये 2 महीने के ले रहा है, इससे हम आईएसएस की कोचिंग ले लेते हैं। तो उससे हमारी नौकरी भी लग जाएगी कहीं ना कहीं। और जैम का, और वही देखा कि जैम का सिलेबस भी आईएसएस में ऑलरेडी सारा कवर है। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव मैंने एग्जाम बोला में आ कि ये, जाता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है और उतना ही मेरे से हो पाएगा मुझे लग रहा है 1 साल में। तो मैं सोच रहा कि यार आईएसएस की ले लेता हूँ, 80,000 लग रहे हैं इधर। तो मैंने आईएसएस की कोचिंग ज्वाइन ले ली। अब कोचिंग होती सैटरडे संडे, मैं चला जाता वापस आ जाता। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही वो मैंने पढ़ी ही नहीं। और ऊपर से बीएससी में थोड़े प्रैक्टिकल लोड वगैरह और ये सब ज्यादा रहता है, क्लासेज वगैरह। तो प्रैक्टिकल हमें जाना होता है, चाहे कुछ ना करके आओ, लेकिन क्लास जाके आना होता है उसमें। हम्म। और फाइल वर्क का लोड बहुत होता है डीयू के अंदर। ये फाइल बनाओ, वो फाइल बनाओ। तो और ऊपर से मैं रामजस में हॉस्टल का स्टूडेंट था। तो हॉस्टल में एक अलग का वो सर्किल रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग, इवन अगर आपके पास में 100 150 लोग हमेशा एक ही जगह पे रह रहे हो, सारे क्लासमेट हो, बैचमेट हो, तो उसमें टाइम निकालना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। इसकी भी टेक्निक बताऊंगा। यही चीज मेरे साथ एमएससी में पीजी हॉस्टल में भी हुई। तो फिर मैंने पीजी हॉस्टल बीच में ड्रॉप कर दिया था कि यहाँ पे हॉस्टल में रह के कुछ कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर मैं, मेरी ऐसी आदत थी कि 200 लोगों में रहूंगा तो ये सारा टाइम कहीं ना कहीं, अगर अगर एक बंदे के साथ 20 मिनट भी जा रही है तो 8 10 घंटे तो रोज कैसे ही चले जाएंगे, और खेलने कूदने में ज्यादा निकल जाएगा। तो मैंने फिर हॉस्टल से भी वो करा कि यार ऐसे तो यहाँ पे टाइम खुद, बल्कि डीयू के हॉस्टल में जो फैसिलिटी है वो कहीं नहीं मिलती। फिर भी डीयू आप के बीच जैसे बीच में हॉस्टल का मेरे जैसे फिर भी आप बीच बीच में मेरे फ्लैट आते थे, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे। हाँ। और जब मैं इसके फ्लैट पे आता था तब इसकी जर्नी ऐसी थी कि इसने एक आईआईटी का अटेम्प्ट दे दिया था, और दूसरे जो के लिए नहीं हुआ था। डिमोटिवेट होता रहा। हाँ, जो ये दूसरे के लिए डिमोटिवेट होता रहता था कि यार नहीं होगा भैया, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे मैंने बोला अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, क्लासेज भी नहीं चल रही है। तो मैंने बोला एक बार अगर 2 महीने के लिए तो अच्छे से तैयारी करके दे। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना हाँ, चैनल स्टार्ट कर दिया, हाँ, चैनल तो स्टार्ट पढ़ाते कर दिया था पढ़ाते इवन। साथ में मेरा निकल भी गया। हाँ, इवन इसको इसको याद भी नहीं होगा, मैं इसको एग्जाम दिला के लाया था। इसकी एग्जाम के दिन भैया इसको मेरे को इतना डर एग्जाम लग रहा दिलाने था लेके कि, गए थे, फिर हाँ, हमने बाहर कि आके चाय पी। एग्जाम के दिन इसको डर लग रहा था कि पता नहीं पेपर कैसे जा रहा है मुझे। हाँ, तो अब आते हैं आईएसएस वाली। तो मैंने आईएसएस की कोचिंग ज्वाइन ले ली। तो अब आईएसएस की कोचिंग से एक चीज तो अच्छा हो रहा था कि जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर है वो तो सही जा रहे थे, कि मैं हम्म। प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंफरेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं कर ले रहा था। लेकिन जो रिटर्न वाली स्किल है, जो आप बेसिकली जो क्लास में जाके सीखते हो, जो ग्रेड में अच्छे मार्क्स ला के सीखते हो, बड़े बड़े डेरिवेशन याद करके सीखते हो, वो मेरे में अभी भी, वो वहां पे मैं वो कर रहा था, लैग कर रहा था। कि वो मैंने कभी इतना, मेरे पास 8 ग्रेड 9 ग्रेड ये इतने रहे नहीं, एवरेज में 6 7 ग्रेड रहे। तो वो राइटिंग वाली स्किल के लिए मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, फिर आ गया। तो फिर मेरा ऐसे ही जैम निकल गया कि मैं स्टार्टिंग कर रहा था। और उस टाइम, जैसा मैंने बताया, कि जो लास्ट ईयर के सॉल्यूशन वाली बुक आई थी 12 अमित ईयर सर की, वाली। उसी को मैंने पढ़ के, हाँ, अमित सर वाली, उसी को मैंने पढ़ के, और साथ में जो आईएसएस का मटेरियल था उसी को पढ़ के कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैटर्न आ रहा है। और उस टाइम इतनी
ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला है ना, ये कोविड के आने के बाद ज्यादा वो रहा है। पहले लोग इतना ऑनलाइन पढ़ने में इतना कंफर्टेबल भी नहीं थे और इतना ट्राई भी नहीं करते थे। इतना शायद रिसोर्स भी नहीं था, आई फील जब मैंने स्टार्ट हाँ किया इतने तब शायद बहुत ही कोई हाँ एक दो चैनल दिखते थे। हाँ, पहले अर्निंग नहीं था ना, पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी अर्निंग नहीं थी कि लोग, क्राउड बहुत कम था पढ़ने के लिए। आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने आईआईटी हो गया, तो आईआईटी मुझे, मेरा इतना टारगेट था नहीं बाहर से। अब साथ में लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ गई कि यार ये तो आईआईटी हो गया, आईएसएस तो बन ही जाएगा ये तो स्मार्ट, वो टैलेंटेड है। तो मैंने आईआईटी में एडमिशन भी ले लिया, आईआईटी बॉम्बे। मुझे अगर घर वाले कानपुर के लिए रेडी भी हो गए, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी कि फर्स्ट चॉइस पे आईआईटी बॉम्बे भर दिया मैंने। हाँ, और वो मुझे पहली कट ऑफ में मिल गया, तो अब मैं वहां जा नहीं सकता। अब भैया बॉम्बे फिल तो करके रामजस के सामने चाय की टपरी पे बैठ के बता रहे हाँ हैं कि यार 10,000 रुपये हाँ, रिफंड नहीं हो रहे। 10,000 नहीं, 10,000 के साथ में मैंने वहाँ का फीस था 40,000, वो और भर दिया मैंने। ओहो, हाँ, स्मार्ट बॉय। और हाँ, इवन मैंने वहाँ का टिकट भी करवा लिया। मतलब वहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन फी पहले ही भरी जाती है ना आईआईटी में, और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो मैंने वहाँ का इंस्टीट्यूशन फी है वो तो भर दिया था, और हॉस्टल वाला फीस मैंने बोला वहीं से भर देंगे, ऐसा था। उसी दिन आता है डीयू का रिजल्ट, डीयू का एंट्रेंस का। और डीयू का एंट्रेंस मैंने मन मार के दिया था कि नहीं भी हो ना तो चलो 2 साल आईआईटी तो जाके आते हैं। अब वो उसमें भी मतलब ठीक ठाक नंबर आ गए और उसमें हो गया, बोला चलो यार फिर। तो फिर घर वाले कह रहे कि तूने तो आईएसएस की कोचिंग ली है। तो बोला आईआईटी क्या करेगा। हाँ, और कॉर्पोरेट सेक्टर मेरे लिए इतना है भी नहीं, मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं करता। मैंने ये चीज देखी भी है जब मैंने एमएससी के बाद 3 महीने काम किया, हाँ, कि तो ये भैया का वाला सेक्टर एमएससी के मेरे बाद लिए। कॉर्पोरेट में डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे उनकी जॉब लग गई थी, कैंपस प्लेसमेंट डीयू से ही। तो ना ना करके भी भैया हर चीज करते गए हैं कि आईआईटी नहीं करना लेकिन आईआईटी कर लेते हैं, कॉर्पोरेट में नहीं जाना लेकिन कॉर्पोरेट में घुस जाते हैं। पर फाइनली आईएएस तो करना ही था, वो भी कर ही दिया। हाँ, ओके। तो इसके बाद उसी दिन, अगर अगले दिन हमारा ट्रेन का टिकट था और उसी दिन रात को आ जाता है, तो घर वालों ने फिर कन्विंस कर लिया कि तुझे आईएसएस की तैयारी करनी है और डीयू में रहना है। और हाँ, मैंने बोला डीयू वाला सही है, डीयू में तो अपन को पता ही है कैसे पास होना है, डीयू में तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो अब भी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी धीरे धीरे, क्योंकि अब तो मेरा, मतलब कि अब तुमने कोचिंग भी ले ली। इवन मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया उस साल, क्योंकि मेरा एज नहीं हुआ था बीएससी के साथ में। तो मैंने बोला इस बार एग्जाम देंगे। तो फिर मैंने तैयारी करी। एक सेमेस्टर होता है, तो आईएसएस की तैयारी के चक्कर में इधर डीयू में मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं। मतलब मेरे 6.2 ग्रेड ऐसे कुछ आए। तो अब दोनों साइड का प्रेशर कि यार मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें, और दूसरे सेमेस्टर में आईआईटी का एग्जाम, वो उसका एसी आईएसएस का। का एग्जाम। हाँ, तो फिर आया कोविड। तो भगवान। कोविड में, हाँ, वही है ना, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है फिर। वो थोड़ा तो फिर गलत वे आया में भी सुन कोविड। लिए, बहुत हाँ डेथ हो गई। हाँ, तो कोविड आया, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ कि मैं उधर घर चला गया। घर पे भैया कोविड से बुक फिर वुक मेरे कुछ को नहीं स्टोरी है। याद आई। तो मुझे कोविड हुआ था हाँ भैया, मेरे फ्लैट आए थे और मैंने डोसा मंगवाया था। और फिर मैंने भैया के और साथ उसी शेयर की करके खाया था कि लो भैया आप भी इंजॉय और करो। हाँ, और उसी उसी की वजह से बाद में मुझे कोविड हुआ था। और फिर हम सब कोविड से हाँ, परेशान थे। हम्म। तो कोविड आने के बाद में 3-4 महीने ऐसे निकल गए ना गांव में खेलने में, ये सब करने में, बहुत मजा आ रहा था। वही है ना कि शुरुआत हम मजबूरी में करे थे, लेकिन बाद में मजा आ रहा था। घर पे बहुत सारे लोग थे, और तुझे पता ही है कि रूरल का वो थोड़ा माहौल ही ऐसा रहता है कि लोग आपस में, शहर का इवन इतना वो नहीं रहता, लेकिन गांव का माहौल अब भी थोड़ा ऐसा है कि लोग आते रहते हैं आसपास के। तो वही शाम को खेलना कूदना, 3-4 महीने निकल गए। फिर 20 वाला अटेम्प्ट आ गया। तो 20 वाला अटेम्प्ट आगे हो गया, तो उसका एग्जाम हुआ अक्टूबर में। तो फिर मैंने, जैसे ही मुझे ब्रेक मिला कि यहाँ से मैं घर से निकल सकता हूँ, तो मैं जयपुर चला गया।
और 2-3 महीने मैंने अच्छे से तैयारी करी आईएसएस की। मैंने एग्जाम दिया आईएसएस का, और फिर उसमें कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। मतलब स्कोर तो थोड़ा ठीक था, लेकिन आया नहीं नंबर। तो फिर मैंने बोला चलो यार 21 वाले के लिए देते हैं। अब 21 में भी ऐसा ही सेम सिचुएशन हो जाती है, 21 वाला एग्जाम 5 महीने बाद ही, क्योंकि कोविड वाला लेट हो गया, 21 वाला जल्दी हो गया। और उसके साथ में एमएससी वाले उसी टाइम एग्जाम, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर फिर ऑफलाइन हो जाता है। हम्म। तो एग्जाम एग्जाम के चक्कर में, और ऊपर से 21 वाले में सीट इतनी कम आ गई, 11। तो वो तैयारी के लिए जो मोटिवेशन बनता है ना कि यार इस बार तो होगा ही नहीं, फिर क्या तैयारी करनी इतनी। तो फिर वो 21 वाला एग्जाम, मैंने बोला यार ये वाला एग्जाम नहीं देते, 22 वाले के लिए तैयारी करते हैं सीधा। तो उसी बीच एमएससी के बाद में, तो सब लोग डीयू में एक अच्छी चीज है कि यहाँ सबका प्लेसमेंट हो रहा है पिछले 2-3 साल से। तो मेरा भी प्लेसमेंट हो गया। मैंने भी पैसे, वैसे वो पैसे भी अच्छा देते हैं। तो फिर 2-3 महीने काम किया, तो फिर लगा यार नहीं, मैं जो मेन टारगेट के लिए जिसके लिए काम कर रहा था उससे मैं धीरे धीरे दूर जाता जा रहा हूँ, हाँ, आईएसएस बेसिकली वाले से। डिस्ट्रैक्शन मिल गया बीच में। हाँ। तो 2.5 महीने करने के बाद में मैंने वो छोड़ दिया। और फिर मैंने जयपुर जाके कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैंने बोला इस बार पूरी तैयारी के साथ ही ये देना है। तो अगस्त अक्टूबर में जाके मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। फिर मैं तैयारी करी मैंने अच्छे से, वहाँ की कोचिंग ली। और हाँ, एक मेन चीज, बहुत लोगों के सवाल वो डाउट रहता है कि आईएसएस के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है, कौन सी ऑनलाइन है। तो मेरे हाँ, मैं पास वही पूछने वाला था, एक्सपीरियंस। अभी कमेंट आने वाले थे नीचे कि भैया ने कोचिंग कहाँ से ली थी। हाँ, तो नीचे मैंने शेयर। पहले तो दीप है, दीप इंस्टीट्यूट है यहाँ दिल्ली वाले से कोचिंग ली। फिर मैंने एक आईएसएस कोचिंग है जयपुर, वहां से कोचिंग ली। और भी मैंने कई कोचिंगों के बारे में सुना है इतनी बड़ी जर्नी के अंदर। तो देखो, किसी भी कोचिंग के कुछ ना कुछ एडवांटेज है, और कुछ ना कुछ वो भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो मुझे जो, अगर जिसके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, तो आप उन लोगों से ना पूछो जिनका सिलेक्शन हो रहा है, आप उन लोगों से पूछो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि 40 के बैच में 2 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 38 लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आप उनसे गाइडेंस लो कि उनकी कमी थी या फिर कोचिंग वालों की कमी थी। हाँ, तो ऑब्वियसली वो अब ज्यादा। कोचिंग कोचिंग वगैरह का हाँ। क्या है, वो मार्केटिंग पे चलती है। अब कोई टेस्ट सीरीज, मान लो मैं ही हाँ। टेस्ट सीरीज निकालता हूँ, 5 बच्चे टेस्ट सीरीज ले भी लिए, उनमें से 2 बच्चे तो इंटेलिजेंट होंगे, हाँ। उनका क्वालिफाई हो गया, मैं हाँ। डाल दूंगा हाँ मेरे सिलेक्शन है। तो वो तो एक है, फेक सिनेरियो हाँ। बन गया। अब ऐसे तो गुप्ता कपूर सर डाल दे हाँ सारे बच्चे आईआईटी जा रहे हैं मेरे स्टूडेंट, सब बुक तो वही पढ़ के जा रहे हैं। हाँ, बुक तो वही पढ़ के जा रहे वन ऑन वन पढ़ाना अलग चीज है, और एक टेस्ट सीरीज हो गया, कोई रेफरेंस बुक हो गई, वो अलग हैं। चीज होती है। हम्म। तो वो तो हाँ, है। कुछ लोग इंटरव्यू के गाइड करने के लिए ही क्रेडिट ले लेते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है। हाँ, मैंने अभी हाँ, नाम तो ले नहीं लूंगा मैं, एक कोचिंग वाले ने एक मॉक दे दिया, मतलब 10 मिनट का, और उसी में अपना नाम छाप दिया कि ये सेक्शन हमने करवाया आईसीएस में। मैं भी इस चैनल के बाद भैया आपको हाँ। आपका वो पेमेंट मिल जाएगा, आप एंड में बोल देना स्टैटिस्टिक आपसे पढ़ा था। ये तो मेरा जूनियर है, मैंने इसको आईआईटी भिजवाया अपने बाद में। हम्म। नहीं, फिर भी अब हाँ फेक बट मार्केटिंग तो हम भी करेंगे ना। आप इतने स्मार्ट दिख रहे हो। नहीं, अच्छी चीज ये है ना कि तूने इतना मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाया है, इसके लिए पीछे इसका हार्ड वर्क है ना, पिछले 4-5 महीने, मतलब 5-6 महीने का। आप ये देखो, इतनी वीडियो बनाने में, इतना कंटेंट वो करने में, और वो और मैं जब बनाया, इवन जब मैं इतना खुद फेल हो गया बोलने था। में। हाँ। जब हाँ। मैं खुद फेल हो गया था तो तब बनाया था। और वो भी सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, तो वो बड़ी चीज है ना। चलो वापस अब आईएसएस पे ही आते हैं। तो आपने फिर से हाँ। आईएसएस दिया 2020 का, 22 का, 22 हाँ, पे आ जाते हैं। तो हाँ, 22 पे दिया। फिर मैंने एक्सपेक्टेशन थी कि यार तो फिर मैंने पीएचडी में भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा साथ में गेट निकल गया था। हाँ, तो जब मैं कोचिंग लेने जयपुर गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद में 2 और 3 ईयर का रेजिडेंस पीरियड होता है, कि आपको कम से कम 2 साल या 3 साल वहाँ रुकना पड़ेगा, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे आपकी पीएचडी।
लेकिन वहां पे क्वेश्चन थे कि आपको नंबर ऑफ डे काउंट करने के बजाय नंबर ऑफ हार काउंट करते थे। तो वहां पे मुझे लगा कि मैं इसके साथ साथ अगर मेरा आईएसएस भी हो जाता है तो मैं पीएचडी कंटिन्यू कर कर पाऊंगा ऐसे है। तो मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करा था राजस्थान में, वहां मेरा हो गया था। फिर वहां पे भी यही दिक्कत थी कि आपको 3 साल मिनिमम रहना पड़ेगा इधर। तो मेरा अगर 3 साल में आईएसएस हो जाता है तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर ऐसा है ना कि इतनी मेहनत हाँ, करूँ फिर। फायदा नहीं होगा। तो पीएचडी में ले लिया। तो अब क्या होता है, आईएसएस वाला एग्जाम दिया, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करी। इंटरव्यू के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल रहते नहीं है इसके, कहीं पे भी आपको मॉक वॉक नहीं मिलते। फिर भी जो मैंने दो की थी उनका फायदा हुआ कि उन्होंने एक एक दो दो मॉक करवाए। मैंने जानबूझ के कि सर आपने फीस ली है इतनी, एक एक दो दो मॉक तो दिए, मॉक तो दो। तो उन्होंने अपनी वो क्या अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुलाए, मॉक करवाया, उससे भी एडवांटेज मिला और फाइनली सिलेक्शन हो गया। हाँ, और इसके साथ साथ एक जो बेस्ट चीज थी कि मेरा नेट वो बहुत, मुझे इवन आईएसएस के लिए कभी नहीं लगता था कि मेरा आईएसएस नहीं होगा। आईएसएस का सिलेबस आपको हर बार देखते हो कि यार ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो नेट वाला पेपर देखते हैं, अरे यार ये सीरीज सीक्वेंस का क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और वो उधर हम्म। पीडी पूछ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहे हैं। अ, तो ऐसा है कि मैथ्स से जो भी न्यू, तो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड है, तो या तो आपको बेस्ट चॉइस है कि या तो आप इकोनॉमिक्स लो साथ में या फिर मैथ। क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत वो रहती हैं, अच्छी रहती हैं आगे के उसके लिए। इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है या फिर मैथ्स वालों के लिए अच्छा स्कोप रहता है। बाकी कुछ लोग स्टार्टिंग में बीएससी में आते हैं, कुछ लोग साथ में फिजिक्स ले लेते हैं, वो कुछ लोग यहाँ हिस्ट्री ले लेते हैं। एक एक पेपर से आपका कुछ हो उधर भी नहीं होगा और उसके चक्कर में इधर भी कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपका सिविल सर्वेंट में या उधर इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में ही इधर उधर घूमना है तो आप मैथ और इकोनॉमिक्स, या फिर अगर थोड़ा कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस के जो जेई वगैरह आते हैं वो ले सकते हो। इन तीनों के अलावा लेते हो तो मेरे हिसाब से बेटर नहीं रहेगा। बाकी अपनी अपना अपना इंटरेस्ट है। ओके भैया, तो अब थोड़ा बात करते हैं कि आपने मतलब पढ़ने के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक ली थी, पर मतलब कैसे कैसे प्रिपेयर करना होता है, या फिर कितना टाइम लगता है अगर किसी को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना हो तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। अब जीरो का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल मीन नहीं पता कि मीन क्या होता है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सेकंड बीएससी हो गई है, मतलब सेकंड ईयर उसका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अगर उसको प्रिपेयर करना है तो बेसिक आइडिया है स्टेट्स का। तो बेसिक आइडिया अगर किसी ने, देखो स्टैट्स ऑनर्स करा है उसने, तो अगर उसको आईएसएस बनना है तो ऑनर्स करने के बाद में हमको ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का पता चल जाता है। हम्म। उसमें भी पढ़ लेते हैं, देन मल्टीवेरिएट सब अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, चाहे हमें नहीं आए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि 1 साल का टाइम सफिशियंट आईएसएस के लिए। क्योंकि जो एडवांस टॉपिक है वही उसको पढ़ने हैं, बाकी जो उसने पढ़ रखा है वो अच्छे से एकदम रिवाइज करना और साथ में बहुत सारी चीजें याद करनी है बस। आईएसएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो जो जो चीजें याद करने वाला है ना, ये इसमें बहुत मैटर करता है। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो लंबे डेरिवेशन आपको याद ही करने पड़ेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि इसने रट्टा मार लिया, इसने रट्टा मार लिया। तो तुम भी और मारो भाई। रट्टा, और तुम भी रट्टा मारो मारना ऑब्वियसली। कि रट्टा मार लिया कुछ, वो रट्टा मारना इतना इजी नहीं है। रट्टा मारना मतलब हाँ आज पढ़ा याद कर लिया, कल लिख सकते हो, लेकिन आज पढ़ा रट्टा मार आज नहीं लिख सकते। रट्टा तुम तो कितना सिलेबस का मारोगे, एक यूनिट थोड़ी ना है, 10 किताबें हैं। लोगों को याद हो जाता है। तो उसके लिए उनके उसके पीछे भी उनका हार्डवर्क रहता है। जैसे अब एक चीज मैं बताऊं, कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि इसको एफएमएस याद हो गई है। ठीक है, मैंने इवन जो फंडामेंटल मैथमेटिकल स्टडी वाली बुक है वो मैंने कम से कम भी 20 या 25 की, कभी जैम के लिए पढ़ी होगी, कभी उसके लिए, कभी डीयू के लिए, कभी ये कभी वो।
तो अगर इस वाली बुक से जो क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ लोग, जैसे अभी भी कुछ लोग जूनियर डाउट पूछते हैं कि ये वाला क्वेश्चन, तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि आप 7th वाले चैप्टर में अराउंड 10 या 15 चैप्टर पे लेफ्ट कॉर्नर पे जाओगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि माइनस, जो एक्सपोन पॉइजन का वो होता है कि -k⁻x अनबायस एस्टिमेटर होता है e⁻−k+1 थीटा का। हम्म। तो उसमें किसी ने के की वैल्यू 5 दे रखी थी। तो बोला कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैंने बोला आप 17 जो चैप्टर है एस्टिमेशन वाला, उसमें आप थर्ड पेज पे जाओगे, और लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको बस के की वैल्यू पुट करनी है। नाइस। बच्चा भी लाइक सर क्या बात है, पूरी कार्बन कॉपी बना के खा लियो क्या? तो ये एक बेस्ट चीज गुप्ता कपूर की बेसिक से स्टार्ट करने की है। इसमें आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बुक के मिल जाते हैं। हाँ ये तो है। इसमें क्वेश्चन हर बुक से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हर बुक के, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। ये इसकी बेस्ट चीज है। थ्योरी के लिए इतनी अच्छी बुक नहीं, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से और इसके हिसाब से अच्छी बुक। और हाँ, कुछ लोग, मैं गुप्ता कपूर के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि सारे कोचिंग वाले बोलते हैं हाँ मत पढ़ो, तो मत पढ़ना, कि कोचिंग वाले इसी करते हैं। हाँ, ओब्वियसली हर कोई गुप्ता कपूर की लाइन छपा के बोल देता है पढ़ना मत, बच्चा पढ़ेगा नहीं और कोचिंग उसी के नाम पे चल जाएगी। उसी के नाम पे चल जाएगी। बोला हम तो गुप्ता कपूर पढ़ के आ रहे हैं और सर गुप्ता कपूर को गलत बता दें। हम्म। और कुछ स्टूडेंट ये कि वो गुप्ता कपूर को बहुत लाइट लेते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। अब तूने गुप्ता कपूर सीरियसली पढ़ी होगी, उसमें एक एक रिमार्क का कितना मतलब होता है। हर उससे चीज है। एक एक रिमार्क, लाइन से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। मैं शायद अभी आईआईटी जैम 2023 का पेपर सोल्व कर रहा था यूट्यूब के लिए, तो मैंने देखा कि इसका सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन था जो एग्जैक्ट रिमार्क दे रखा था एफएमएस का, बस रिमार्क उठाना था, वो उसमें लिख रखा था एफएमएस में। लो आईआईटी जैम में 1 नंबर का क्वेश्चन था वो। आईआईटी जैम की बात कर रहा है तो एक आरबीआई का, इस बार का मैंने आरबीआई का प्रीलिम्स दिया था, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। तो मतलब 20 क्वेश्चन, 20 ही क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे का, और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो उसमें 2 क्वेश्चन मेरे को गुप्ता कपूर से एज इट इज मिले। एक क्वेश्चन था ax² + bx + c = 0, इसके रियल रूट कब होंगे, ऐसा क्वेश्चन था। रियल रूट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम्म। तो ये अच्छा शायद हाँ, 7, ये है, एफएमएस में है ये वाला क्वेश्चन। तो उसका आंसर मेरे को एज इट इज याद था कि ये तो 43/216 है। हाँ वो डाइस वाला है ना शायद, कि एबीसी डाइस को रोल करके लेंगे। डाइस को रोल करके लेंगे, हाँ ये वाला क्वेश्चन। वो वाला। तो इसका, लेकिन वही है, कुछ कुछ चीजें बार बार पढ़ने का भी फायदा कहीं ना कहीं मिल जाता है। हाँ इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि सब्जेक्ट एकदम अंदर तक चला गया कि हाँ अब ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेगा तो हो ही जाएगा, वो तो एक प्लस पॉइंट रहता है। प्रैक्टिस से आपको बहुत वो मिलता है कि कई बार क्वेश्चन आ रहा होता है तो भी आप क्लिक नहीं कर पाते हो कि पूछना कौन से वे में चाह रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम्म। ओके। और भी, या बाकी एक और चीज जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस किस किस फॉर्मेट पे हो सकते हैं। लाइक मैंने आपको देखा कि हाँ सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया, फिर जैम क्वालिफाई हो गया, तो अचानक एक से आप मेरे साथ चिल कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने डीयू में भी, आके प्लेसमेंट हो गई, फिर से चिल कर रहे हो। तो ये भी मेरे डिस्ट्रक्शन थे ना, जैम क्वालिफाई होने के बाद मेरे भी दो वही तीन तो। महीने निकल गए। हाँ, तो मेन टारगेट है उसी को फोकस रखना है आपको हमेशा। और जो सारे भी जो डिसीजन लेने हैं आपको उसी के कि इसको affect ना हो। और जो बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम है वही लाइफ में काम में आता है। पढ़ाई तो काम में आती ही है, लेकिन बाकी जो आपने पढ़ाई के साथ क्या क्या करा है, इम्पोर्टेंट चीज है। तो आपको कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ में ही करना है। ओके। और भैया जैसे जैम और आईआईटी इसको आईएसएस को अगर हम कंबाइन करना चाहें, तो मतलब कितना सिलेबस, मतलब कितना सिमिलर है, और फिर स्टैंडर्ड क्या रह जाता है दोनों पेपर का? हम्म, तो एक वो स्टैंडर्ड ऐसा है कि
आईआईटी में लोग इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आईआईटी का पेपर आता है 100 मार्क्स का रहता है, तो उसमें जिनका सिलेक्शन होता है उनका स्कोर इतना ही होता होगा, 50 55 हम्म। इतना होता है। मैंने देखा हाँ नहीं, मेरे वही टाइम है में थोड़ा 50। हाँ मतलब जनरल का 50 55 के आसपास हो जाता है, वही है कट ऑफ। लेकिन आईएसएस का एक पेपर पैटर्न क्या है, उसमें 2 घंटे में 80 क्वेश्चन होते हैं और आईएसएस में 3 घंटे में 60 क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो जैम। तो जैम के क्वेश्चन एक तो थोड़े से लेंथी रहते हैं, और एज इट इज कहीं से कॉपी पेस्ट हो जाती है, कई बार एक दो हो जाते हैं, वो तो खैर खैर अब इतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लोगे तो मिलेंगे ही आपको। लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको पेस्टेड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं जैम में। हाँ, हर क्वेश्चन नया ही मिलेगा वहाँ पे। हाँ लेकिन सिमिलर जैम मिल जाते हैं, नया मिल जाएगा लेकिन फॉर्मेट थोड़ा। में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, लास्ट ईयर से भी मिल जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनको क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं बनाना कि आपको इवन 80 क्वेश्चन है 120 मिनट में सोल्व करने हैं, आपको 1 मिनट में तो सोल्व आंसर आना ही चाहिए। बिल्कुल। ओके। और उसमें उसमें एनएटी वाले क्वेश्चन नहीं होते, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं, और आपको मोस्ट में हर क्वेश्चन में 2 या 3 स्टेटमेंट होते हैं, तो उसमें एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है, तीन सही है, ऐसे वाले। तो वो आपको जो थ्योरेटिकल वाला होता है कि जैसे मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें याद रखने का ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। ओके। और भैया एक और डाउट, मतलब ये तो ये मान लो मेरा ही है कि आईएसएस में अगर हम आते हैं या फिर आईएसएस कहने स्टैट्स में ही अगर हम आते हैं, तो इनिशियली अगर हम इनिशियली स्टैट्स में आए तो सबको दिख जाता है हाँ भैया स्टैट्स में आ गए हैं, कॉर्पोरेट में भर भर के जॉब है, सब डेटा साइंस भागने लगते हैं। तो अब देखा जाए तो मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से अगर मैं 10 से भी पूछूं, 100 से ही पूछ लेता हूँ कि भैया गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है, तो सच बात यह है कि उन 100 में से मैक्सिमम 10 को पता होगा कि स्टैट से रिलेटेड जॉब कौन कौन सी होती है। तो जो बाकी 90 हाँ, बच के उनमें से एक मैं भी हूँ तो मुझे भी बता दीजिए कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की साइड जाते हैं तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं या फिर कौन कौन से एग्जाम हम दे सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से देखो, एक तो सबसे बड़ा एग्जाम यही हो गया आईएसएस, के साथ ही आरबीआई का होता है जिसमें डीएसआईएम में भी हम्म। आपको उसमें भी आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है। मुंबई, ऑलमोस्ट सबको आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में ही जॉब मिलती है, और उसकी सैलरी भी इवन आईएसएस से ज़्यादा ही होती है। इसके साथ में अब बाद में आए तो हमें यूपीएससी में और भी कई वैकेंसी आती हैं, उसमें तो पोस्ट वगैरह कम होती हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और कुछ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की होती है। स्टैटिस्टिक्स की वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन आती ऑलमोस्ट हर फील्ड में है, क्योंकि आजकल सारा काम डेटा पे डिपेंड हो गया। कि अब तुम कोचिंग चला रहे हो, तुम भी ये जानना चाह रहे हो कि कौन से लड़के मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, किस टाइम पे देख रहे हैं, मैं कौन से मेरा टाइम पे कोचिंग नहीं है अपलोड अभी तक, तो कुछ कॉमर्शलाइज नहीं है अपना कौन से टाइम पे मैं अपलोड करूं तो ज़्यादा लोग देखेंगे, या फिर कौन से तरीके से मैं पढ़ाऊं। ऐसी सारी चीज़ें, सबको अपने अपना बिजनेस इंप्रूव करने के लिए वो सारी चीज़ें चाहिए होती, गवर्नमेंट को भी चाहिए होती है हर फील्ड में। कि अगर हॉस्पिटल की बात करूं मैं, तो एम्स वगैरह में भी वैकेंसी आती है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, कि कहाँ कौन सी तो फैसिलिटी वो ऐड करवा रहे हैं। जैसे नई नई स्कीम आ रही है, हेल्थ कार्ड वगैरह, ये सब इश्यू हो रहे हैं, तो उसमें लोगों को कितना फायदा पहुंच पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इन सब के लिए भी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट चाहिए। इसके बाद में अगर हम करें तो जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें वैकेंसी आती है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की है। तो 4 5 स्टेट है, उनकी वैकेंसी मैंने देखी है अभी ऑनगोइंग। यूपी में एक 1000 पोस्ट पे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी चल रही है। इवन मेरे जो राजस्थान, वैकेंसी कंटिन्यूसली आती रहती है स्टैटिस्टिक्स की। और अभी एक उड़ीसा में भी वैकेंसी आया था, उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर में। थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में आया था। तो आपको अपने जो स्टेट का है उसमें देखना ही है, और साथ में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो दूसरे वालों को अलाउ करते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये लोग दूसरे स्टेट वालों को अलाउ नहीं करते, उसके साथ में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आपको उड़िया आनी चाहिए, उड़िया में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मराठी में आपके पास या 10th या 12th होना चाहिए। लेकिन जो नॉर्थ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें आपको जनरल में होता है, तो उसमें आपको सब अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। रिजर्वेशन वो नहीं देते अपने स्टेट में।
बट सबके लिए अपॉर्चुनिटी। हाँ, और उसके साथ उनमें भी रिस्ट्रिक्शन रहती है कि रिस्ट्रिक्शन ऐसा रहता है कि जनरल वो ऐड कर देते हैं, जनरल नॉलेज ऐड कर देते हैं। हम्म। हाँ, स्टेट लेवल का वो नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन वो एग्जाम में ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर देंगे। हम्म। राजस्थान में जो वैकेंसी आती है उसमें मेरे भी बहुत सारे लोग यूपी के और बिहार के जो डीयू में थे और दिल्ली के, वो लोग जॉब कर रहे हैं असिस्टेंट स्टैटिकली ऑफिसर पे या एसओ पे। और उसमें भी आपको आजकल बहुत सारे आप टेलीग्राम ग्रुप हैं, आप उनसे उनसे जुड़िए, क्योंकि आजकल टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन बहुत सर्कुलेट होते रहते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है उसका टेलीग्राम पे उसका नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो जाता है कि ये वाली वैकेंसी है, यहाँ पे आई है। जी। और इवन इतनी जगह वैकेंसी, अगर आप एक बार लिस्ट भी बना लो तो पूरी लिस्ट नहीं बना पाओगे। हर जगह वैकेंसी आती है, कुछ कुछ जगह बहुत वैकेंसी आती है 100 200, लेकिन कई वैकेंसी आती है दो, कई वैकेंसी आती है चार, कई आती है 10। उन सब के नोटिफिकेशन आपको, आप अगर लिस्ट भी बना लो कि यहाँ वैकेंसी आ गई, तो अगली वैकेंसी आएगी 5 साल बाद। अगर कोई हॉस्पिटल में वैकेंसी आ गई अच्छी, तो वो 10 साल बाद वैकेंसी आएगी, क्योंकि या तो वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा या फिर उसका प्रमोशन हो जाएगा तो वैकेंसी आएगी। ऑब्वियसली। तो वही जहाँ तक मुझे लगता है, तो टेलीग्राम ग्रुप वाला आइडिया है। बहुत सारे ग्रुपों में आपको ऐड होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग अलग नोटिफिकेशन, इवन आप इतनी सर्च भी नहीं कर पाओगे कि कहाँ कौन सी वैकेंसी आ रही है। इवन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती है। तो अब कितनी कॉलेजों का आप सर्च कर लोगे, इंडिया में कितनी कॉलेज आती रहती। अगर रोज रोज सर्च करने का बात हो गया तो फिर वही सर्च करते रहो सुबह से शाम तक। दिन में 2 घंटे उसमें निकल गए, सर्च कर रहा था मैं तो। चलो, ठीक है भैया। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक दैट विल बी इनफ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक ए heartiest congratulations टू यू, जो आपने आईएसएस क्रैक किया। एंड मैंने आपको पूरा देखा है कि मतलब स्टार्टिंग पिछले 6-7 साल से देख रहा हूँ कि हाँ, कॉन्टिन्यूस आप अपने गोल की साइड बढ़ते रहे, एंड लाइक यू डिजर्व द सक्सेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड थैंक्स जो आपने टाइम निकाल के हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। ओके, thank you guys. So that was Rahul Bagadia sir with us, and I hope you enjoy the video. You got some idea about ISS. Thanks again. Thanks Rahul bhaiya. Bye.